मित्रों, अब तक हम लोगों ने पुर्तगीज, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने और उनके व्यापारिक और अन्य गतिविधियों में संलग्न होने पर विस्तृत चर्चा कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई और उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस तरह का सैन्य संघर्ष हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, जिसे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, अब तक हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित पुर्तगालियों की, डच की और अंग्रेजों की व्यापारिक और अन्य गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, विशेषकर दक्षिण भारत में राजनीतिक और व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हुआ था। 1740 तक अंग्रेजों ने भारत में अपने पुर्तगाली तथा डच प्रतिद्वंदियों की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया था। इसके बाद केवल फ्रांसीसी ही ऐसे यूरोपीय प्रतिद्वंदी बचे थे जिनसे अंग्रेजों को निर्णायक संघर्ष करना था। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में ट्रेडिशनल राइवल हुआ करते थे। यूरोप में उनकी प्रतिस्पर्धा का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, जहां दोनों शक्तियां अपनी अपनी सामरिक तथा राजनीतिक क्षमता का परीक्षण करना शुरू कर दी। 1744 से लेकर 1763 के बीच दोनों के बीच 3 प्रमुख युद्ध हुए। ये युद्ध केवल भारत में राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं थे, बल्कि यूरोप में घटित घटनाओं की भी प्रतिछाया थे, अर्थात रिफ्लेक्शन थे। वास्तव में ये संघर्ष विश्वव्यापी साम्राज्यवादी वर्चस्व की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण भाग थे। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे ये 3 कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच हुए, उसके पीछे क्या वजह थी, इन युद्धों में जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं वो क्या थी, प्रत्येक युद्ध का क्या महत्व था और फ्रांसीसियों की असफलता के पीछे क्या कारण थे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनीष कुमार हूँ, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के ऊपर में विस्तृत चर्चा करने के पूर्व यह आवश्यक है हम लोग भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई और उन्होंने कहाँ कहाँ अपने बस्तियाँ स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित किए, उस पर एक नज़र डाल लें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी राजा लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबेर ने 1664 में स्थापित की थी। फ्रांसीसी सरकार ने कंपनी को 30 लाख लेवर का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया था। फ्रांसवा कैरोन और मार्कारा के साथ 2 फ्रांसीसी भारत पहुंचे और 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियाँ मछलीपट्टनम में 1669 में स्थापित की गई। संथोम को फ्रांसीसियों ने डच से 1672 में छीन लिया था। पौंडीचेरी में 1674 में फैक्ट्री स्थापित की गई। चंद्रनगर में 1690 में फैक्ट्री स्थापित की गई। कुड्डलोर में 1693 में, यनम में 1725 में, माहे में 1725 में और करिकाल में 1739 में फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इस तरह से ये मुख्यतः दक्षिण भारत में ही ज़्यादा सक्रिय थे, हालांकि चंद्रनगर बंगाल में स्थित था। चूँकि 1672 में फ्रांसीसियों ने डच से संथोम पर कब्जा स्थापित किया था, इसलिए फ्रांसीसियों और डच कंपनियों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अंग्रेजों ने डचों का साथ दिया। 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी में नवनिर्मित फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1697 में रिजविक की संधि हुई, जिसके अनुसार पांडिचेरी को फ्रांस को वापस लौटा दिया गया। इसके बाद फ्रांसवा मार्टिन ने पांडिचेरी को विकसित कर एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र बनाया। 18वीं शताब्दी के फर्स्ट क्वार्टर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को संसाधनों की कमी के कारण गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि सूरत और मछलीपट्टनम में स्थित फ्रांसीसी फैक्ट्री बंद हो गई। 1720 में कंपनी का पुनर्गठन किया गया और उसे परपीचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज नाम से जाना गया।
लेनोवार और ड्यूमा के कुशल प्रशासन में कंपनी की समृद्धि पुनः लौट आई। इस अवधि में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, माहे और करिकाल जैसे क्षेत्रों पर भी अधिकार स्थापित किया और इस कारण से उनके व्यापारिक हितों की रक्षा हुई। यद्यपि उन्होंने अपनी बस्तियों को किलाबंद भी किया था और सैनिक टुकड़ियाँ भी रखी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों और डचों से संभावित खतरों से अपनी व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। हालांकि 1742 के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के चरित्र और उद्देश्य में फिर से परिवर्तन आया। अब कंपनी का मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार न रहकर साम्राज्यवादी विस्तार बन गया। इस प्रकार व्यापारिक नीति का स्थान साम्राज्यवादी नीति ने ले लिया। इसी परिवर्तन ने भारत में एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसका कि भारतीय राजनीतिक इतिहास पर दूरगामी और गंभीर परिणाम हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक युद्ध की। सबसे पहले हम लोग पहले कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का भारत में रिफ्लेक्शन था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रसा मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। फ्रांस ने प्रसा का साथ दिया तो इंग्लैंड ने 1744 में ऑस्ट्रिया का समर्थन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था वह भारत तक भी पहुंच गया। ताकि दोनों ही कंपनियां, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाहती थी कि भारत में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का प्रभाव पड़े और यहाँ भी दोनों कंपनियां सैन्य संघर्ष में उलझें। पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में अपने अंग्रेज समकक्ष के साथ तटस्थता बनाए रखने के लिए वार्ता भी प्रारंभ की थी, किंतु इंग्लैंड की सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं युद्ध से बचना तो चाहती थी, पर वह ब्रिटेन नौसेना को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। यदि शाही नौसेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण करती तो कंपनी उसे रोकने में असमर्थ थी। इसलिए जब 1744 में ब्रिटिश सेना के कमोडोर बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकी। इसके साथ ही यूरोप का युद्ध भारत की भूमि पर भी पहुंच गया। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता की अपील की। नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों का आदेश दिया कि वे युद्ध बंद करें, क्योंकि वे उसके राज्य में केवल व्यापारी के रूप में रह रहे थे। किंतु कमोडोर बार्नेट ने नवाब के आदेश की अवहेलना की, क्योंकि वह न तो नवाब के प्रति उत्तरदायी था और न ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। ऐसी पूरी संभावना थी कि कमोडोर बार्नेट पांडिचेरी पर भी आक्रमण कर सकता था। इसलिए डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दाने से नौसैनिक सहायता मांगी। ला बुर्दाने 8 युद्धपोतों के साथ भारत पहुंचा। इसके बाद फ्रांसीसियों ने मद्रास स्थित सेंट फोर्ट जॉर्ज को सल्त का समुद्र दोनों ओर से घेर लिया। अब अंग्रेजों ने नवाब अनवरुद्दीन से सहायता की मांग की। नवाब ने डुप्ले को मद्रास का घेरा हटाने का आदेश दिया, लेकिन डुप्ले ने कूटनीतिक उत्तर दिया कि वह मद्रास पर इसलिए अधिकार कर रहा है कि ताकि बाद में उसे नवाब को सौंप दे। किंतु नवाब इस चाल में नहीं फंसा और उसने अपनी सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेज दी। इससे पहले कि नवाब की सेना पहुंचती, अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 15 सितंबर 1746 को मद्रास फ्रांसीसियों के अधिकार में चला गया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव बंदी बना लिया गया, हालांकि वह भाग निकलने में सफल रहा। नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों से मद्रास अपने हवाले करने को कहा। फ्रांसीसियों ने इस मांग को टाल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि नवाब ने अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजी। तो सेंट थोम के निकट फ्रांसीसी सेना ने नवाब की सेना को लगातार 2 बार पराजित किया। यह भारतीय शासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ला बुर्दाने अंग्रेजों से समझौते के पक्ष में था। उसने प्रस्ताव रखा कि 11 लाख पगोड़ा अर्थात स्वर्ण मुद्रा तथा 1000 पगोड़ा व्यक्तिगत उपहार के बदले मद्रास अंग्रेज को लौटा दिया जाए, लेकिन डुप्ले इस तरह के समझौते के विरुद्ध था। उसने इस समझौते को स्वीकार कर दिया। इसके बाद ला बुर्दाने ने भारत छोड़कर आसियन चला गया। यद्यपि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था, फिर भी वे कडलूर स्थित फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार नहीं कर सके। तथा फ्रांसीसियों को पीछे हटना पड़ा और उन्हें नवाब अनवरुद्दीन से समझौता करना पड़ा। नवाब ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन उपहार से स्वीकार किया और अपनी अधीनता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसियों को 1 सप्ताह तक पांडिचेरी में नवाब के ध्वज फहराने का आदेश दिया।
स्पष्ट है कि दुप्ले द्वारा मद्रास को अपने पास रखने का निर्णय उसके लिए महंगा साबित हुआ। 1748 में पांडिचेरी पर घेराबंदी ब्रिटिश नौसेना के अध्यक्ष रियर एडमिरल बास्कोयन ने की, किंतु स्थल और समुद्र दोनों की ओर से की गई घेराबंदी असफल रही। अंग्रेजी सेना का कमांडर लॉरेंस पराजित हुआ तथा उसे बंदी बना लिया गया। इस बीच 1748 में एक्सला-साफेल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और इसके बदले फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में स्थित लुइसबर्ग लौटा दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत के इतिहास में क्या महत्व था। पहला इसका महत्व तो यह था कि नवाब अनवरुद्दीन की सेना की पराजय ने भारतीय राज्यों की सैन्य कमजोरी को उजागर कर दी। यह धारणा समाप्त हो गई कि भारतीय सेनाएं अजेय हैं, इनविंसिबल हैं। दूसरा, इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अनुशासित एवं प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिकों की छोटी सी सेना भी पारंपरिक भारतीय सेनाओं पर भारी पड़ सकती है। भारतीय बंदूकें या मस्केट्स, बायोनेट्स तथा आधुनिक युद्ध की रणनीति भारतीय सेनाओं के पुराने हथियारों और युद्ध पद्धति की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थी। फिर भारतीय शासकों ने अपने पारस्परिक संघर्षों में यूरोपीय शक्तियों की सैन्य सहायता लेना प्रारंभ कर दी। फ्रांसीसियों ने पहली बार भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने की गंभीर योजना बनाना शुरू किया। उन्हें विश्वास हो गया कि वे अपने श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के बल पर भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। इस युद्ध ने दक्षिण भारत में आगे बढ़ने वाले जटिल राजनीतिक गठबंधनों तथा आगामी संघर्षों की पृष्ठभूमि तैयार की और अंत में इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए समुद्री शक्ति तथा महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक है। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध या सेकंड कर्नाटक वार का। यह युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच औपनिवेशिक प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा का निर्णायक चरण था। इस युद्ध ने दोनों यूरोपीय शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। इस तरह से उत्तराधिकार का विवाद ही इस युद्ध की जड़ में था। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र नासिर जंग बने, किंतु उसके उत्तराधिकार को मुजफ्फर जंग ने चुनौती दी। मुजफ्फर जंग का दावा था कि उसे मुगल सम्राट द्वारा दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस उत्तराधिकार विवाद को फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने का सुनहरा अवसर माना। उसने गुप्त रूप से मुजफ्फर जंग तथा चंदा साहब, जो कि कर्नाटक के नवाब पद का दावेदार था, उनके साथ एक संधि की, जिसके अनुसार मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बनाना था और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया जाना था। इसके बदले दोनों फ्रांसीसियों को राजनीतिक एवं सैन्य सहायता प्रदान करने थे। इस युद्ध की प्रमुख घटना अंबर की लड़ाई थी, जो कि 3 अगस्त 1749 को हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली किसी प्रकार बचकर तिरुचिरापल्ली भाग गया। डुप्ले ने तिरुचिरापल्ली पर अधिकार करने के लिए भी वहां अपनी सेना भेजी। अनवरुद्दीन की मृत्यु तथा चंदा साहब की सफलता से अंग्रेज चिंतित हो गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि डुप्ले का उद्देश्य दक्षिण भारत से अंग्रेजों को पूरी तरह से निष्कासित करना है। अतः अंग्रेजों ने नासिर जंग का समर्थन किया और मोहम्मद अली को कर्नाटक का वैध नवाब स्वीकार किया। अंग्रेजों के निमंत्रण पर नासिर जंग कर्नाटक पहुंचा, किंतु फ्रांसीसियों ने उसे पराजित कर मार डाला। इस बीच पांडिचेरी में मुजफ्फर जंग का सूबादार और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब घोषित किया गया। डुप्ले को सम्मान की पोशाक या रोब ऑफ ऑनर लगभग 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाली जागीर प्रदान की गई। मुजफ्फर जंग के अनुरोध पर डुप्ले ने दूसरी को एक फ्रांसीसी सेना के साथ हैदराबाद में तैनात किया। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने इसी नीति का अनुसरण किया और भारतीय शासकों के दरबारों में अंग्रेजी रेजिडेंट स्थापित करना शुरू किया। इस बीच तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसियों ने एक गंभीर गलती की। उन्होंने त्वरित सैन्य कार्रवाई करने के बजाय निरर्थक वार्ता में समय नष्ट कर दिया। इस बीच मई 1751 तक अंग्रेजों की सहायता मोहम्मद अली तक पहुंच गई। अंग्रेजों के साथ मैसूर के शासक
तंजौर के राजा तथा मराठा सरदार मुरारी राव भी मोहम्मद अली के पक्ष में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरकट पर आक्रमण की सलाह दी गई, जिससे कि तिरुचिरापल्ली में सीधे युद्ध नहीं हुआ और यह कर्नाटक की राजधानी आरकट पर हुआ। यह युद्ध योजना अत्यंत सफल सिद्ध हुई। चंदा साहब को अपनी राजधानी की रक्षा के लिए अपनी सेना का बड़ा भाग वापस भेजना पड़ा। क्लाइव ने लंबी घेराबंदी की था, आरकट पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी सेनापति लॉ श्रीरंगम द्वीप में शरण लेने को विवश हुआ। बाद में श्रीरंगम भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। जून 1752 में लॉ तथा उसकी सेना को बंदी बना लिया गया। चंदा साहब ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि उसे जीवन दान देने का वचन दिया गया था, लेकिन बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। इस घटना से डुप्लेक की भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन इसके बाद भी उसने संघर्ष जारी रखा। उसने मराठा सरदारों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, मैसूर के शासक की तटस्थता सुनिश्चित की, किंतु इन प्रयासों से भी फ्रांसीसी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डुप्लेक की वापसी होती है। 1 अगस्त 1754 को उसके स्थान पर चार्ल्स गोडेहू को भारत का नया फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया जाता है। गोडेहू ने आते ही अंग्रेजों से वार्ता प्रारंभ की और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1754 में साइन की, जिसके अनुसार अंग्रेज और फ्रांसीसी किसी भी भारतीय शासक के उत्तराधिकार विवाद या आंतरिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया। दोनों पक्ष अपने अपने वर्तमान अधिकार क्षेत्रों पर बने रहेंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया। परस्पर शत्रुतापूर्ण गतिविधियां समाप्त किए जाने की भी बात कही गई। यह संधि डुप्लेक की विस्तारवादी नीति से पूर्णतः अलग थी और उसकी समस्त राजनीतिक उपलब्धियों को लगभग समाप्त कर देने वाली सिद्ध हुई। अब हम लोग कर्नाटक युद्ध के महत्व का विश्लेषण करेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के विजय ने अंग्रेजों को दक्षिण भारत की सबसे प्रभावशाली यूरोपीय शक्ति बना दिया। इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक की भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की सीमाओं को उजागर कर दिया। उसकी असफलता के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव निरंतर घटता गया और उन्हें अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय उत्तराधिकार विवाद अब केवल भारतीय राजनीति तक सीमित नहीं है। मोहम्मद अली और चंदा साहब जैसे भारतीय दावेदार यूरोपीय शक्तियों की सहायता प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार भारतीय राजनीति और यूरोपीय औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से गहराई से जुड़ गई। इस युद्ध ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की औपनिवेशिक नीतियों में स्पष्ट अंतर भी उजागर किया। अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों के साथ अस्थायी गठबंधन बनाकर धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया, तो फ्रांसीसियों विशेषकर डुप्ले ने भारतीय राज्यों पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की महत्वाकांक्षी नीति अपनाई। अंततः अंग्रेजों की व्यवहारिक और दीर्घकालिक रणनीति अधिक सफल सिद्ध हुई। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ। यह युद्ध यूरोप में 7 ईयर्स वॉर या सप्तवर्षीय युद्ध का रिफ्लेक्शन था, उसका इको था। इस युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में भी लड़ाई लड़ी गई और यह लड़ाई अंतिम एवं निर्णायक। इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दिया तथा अंग्रेजों के औपनिवेशिक प्रभुत्व की नींव को सुदृढ़ किया। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ होता है और इसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया और साइलेसिया को पुनः प्राप्त करने का प्रयास था, जिसे उसने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के दौरान प्रसा के हाथों खो दिया था। इस युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, जबकि इंग्लैंड ने प्रसा का समर्थन किया। यूरोप का यह संघर्ष शीघ्र ही भारत तक पहुंच गया, जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां पुनः आमने सामने आ गईं। इस समय तक रॉबर्ट क्लाइव पुनः मद्रास लौट चुका था और उसका उद्देश्य हैदराबाद से फ्रांसीसी सेनानायक बुसी को हटाना था, किंतु बॉम्बे काउंसिल ने उसकी इस योजना को स्वीकृति नहीं दी। उधर बंगाल की परिस्थितियों के कारण क्लाइव को एडमिरल वाटसन के साथ एक बार कलकत्ता पुनः जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर अधिकार कर लिया था और उसे मानिक चंद के हवाले कर दिया था। इस भी 1758 में काउंट लेली फ्रांस का पांडिचेरी में गवर्नर होकर आता है। वह फ्रांसीसी सेना का सेनापति भी होता है।
और उसके पास व्यापक अधिकार थे। उसका उद्देश्य दक्षिण भारत से अंग्रेजों को हटाना था, फ्रांसीसी शक्ति को पुनः स्थापित करना था और भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करना था। फ्रांसीसी नौसेनापति डी आसे ने ब्रिटिश एडमिरल पोकॉक को प्रारंभिक नौसैनिक संघर्षों में चुनौती दी और कुछ समय के लिए समुद्री मार्गों पर फ्रांसीसी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद लैली ने फोर्ट सेंट डेविड पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने मद्रास पर आक्रमण करने का भी निर्णय लिया। मद्रास पर आक्रमण करने से पूर्व लैली ने एक गंभीर रणनीतिक भूल कर दी। उसने हैदराबाद से बूसी को वापस बुला लिया ताकि वह मद्रास के विरुद्ध संयुक्त अभियान चला सके। इस निर्णय का अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। अंग्रेज सेनापति कर्नल फोर्ड ने दक्कन में फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित किया। उसने मछलीपट्टनम राजामुंदरी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने निजाम सलाबत जंग के साथ 1758 की संधि की, जिसके अनुसार निजाम ने अंग्रेजों को नॉर्दर्न सरकार का विशाल क्षेत्र सौंप दिया। इसमें प्रमुख रूप से एल्लोर, चिकाकोल, राजामुंदरी शामिल थे। ये प्रदेश पहले फ्रांसीसियों को प्रदान किए गए थे। इस प्रकार फ्रांसीसी प्रभाव दक्कन में लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद 1758-59 में लैली ने मद्रास की घेराबंदी कर दी। यद्यपि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, फिर भी फ्रांसीसी निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इस बीच ब्रिटिश नौसेनापति एडमिरल पोका अपने बड़े बेड़े के साथ मद्रास पहुंच गया। ब्रिटिश नौसेना की सहायता मिलने के कारण लैली को घेराबंदी समाप्त करनी पड़ी। वह पीछे हटकर कांचीपुरम चला गया। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लैली कर रहा था। यह युद्ध अंग्रेजों को निर्णायक विजय दे गया। फ्रांसीसी सेनापति बूसी को बंदी बना लिया गया। वांडीवर्स की पराजय के साथ ही भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। इसके बाद पांडिचेरी का पतन हुआ, जब 16 जनवरी 1761 को काउंट लैली ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद जिंजी और माहे ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति का प्रभावी अंत हो गया। के बाद 1763 में पेरिस की संधि से 7 ईयर्स वार का अंत हुआ और उसी के साथ भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार फ्रांस को भारत में उसके पुराने व्यापारिक केंद्र वापस कर दिए गए, लेकिन यह स्पष्ट शर्त रखी गई थी कि इन केंद्रों का उपयोग राजनीतिक अथवा सैनिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। वे केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में ही काम करेंगे। फ्रांस को केवल 5 बस्तियां रखने की अनुमति मिली। उनमें पांडिचेरी, कराईकल, यानम, माहे और चंद्रनगर थे। अब भारत में अंग्रेज निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बन चुके थे। अब हम लोग इस युद्ध के महत्व पर चर्चा करेंगे। यह युद्ध भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अंत का प्रतीक सिद्ध हुआ। दूसरा, तीसरे युद्ध ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण भारत का निर्विवाद औपनिवेशिक शक्ति बनाया। तीसरा, प्लासी और वांडीवास की विजयों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल तथा दक्षिण भारत दोनों पर प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। चौथा, यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के लिए नावल सुप्रीमेसी या नौसैनिक शक्ति अत्यंत आवश्यक थी। और पांचवा, फ्रांसीसी शक्ति अब केवल व्यापार तक सीमित रह गई थी, जबकि अंग्रेजों ने राजनीतिक विस्तार की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और अंत में इस युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों के प्रमुख यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी का अंत हो गया, जिससे आगे चलकर संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसियों की असफलता इन 3 युद्धों के पश्चात हुई, उसके क्या कारण थे। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कई राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामरिक कारण थे। सबसे पहले तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संगठनात्मक कमजोरियां थीं, वे उत्तरदायी थीं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त कंपनी थी। इसका वित्त पोषण मुख्यतः फ्रांस के राजा द्वारा किया जाता था। नतीजा यह हुआ कि कंपनी को न तो पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी और न ही वह फ्रांसीसी समाज के व्यापक आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी।
कंपनी की सफलता या असफलता का फ्रांसीसी जनता के आर्थिक हितों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। बाद के वर्षों में राजकीय संरक्षण कम होता गया, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इसके विपरीत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज निवेशकों की पूंजी लगी थी। इसलिए कंपनी की उन्नति या पतन सीधे सीधे इंग्लैंड के व्यापारी वर्ग और निवेशकों के हितों से जुड़ा था। ब्रिटिश सरकार सामान्यतः कंपनी के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। वह केवल तब हस्तक्षेप करती थी जब शेयर धारकों अथवा राष्ट्र हितों की रक्षा की आवश्यकता होती थी। इस कारण कंपनी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम रही तथा उसे सरकार का नैतिक एवं राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त था। इसका दूसरा कारण था फ्रांस की जो यूरोप की नीति थी वह त्रुटिपूर्ण थी। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की विदेश नीति प्रायः राजा की व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर करती थी। फ्रांसीसी सरकार भारत तथा अमेरिका में औपनिवेशिक साम्राज्य के वास्तविक महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ सकी। इसके विपरीत उसने अपना अधिकांश ध्यान यूरोप के महाद्वीप के युद्धों पर केंद्रित किया। विशेषकर लुई 15 की अपारदर्शी और अव्यवस्थित विदेश नीति के कारण फ्रांस अपने उपनिवेशों को पर्याप्त सैनिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा सका। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान फ्रांस ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया, जिसे इतिहास में डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन या कूटनीतिक क्रांति कहा जाता है। पर यह गठबंधन फ्रांस के लिए लाभ की अपेक्षा अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ। दूसरी ओर इंग्लैंड ने प्रसा जैसे उभरते हुए शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र का साथ दिया, जिसने यूरोप में फ्रांस को व्यस्त रखा और उसे भारत पर पर्याप्त ध्यान देने का अवसर नहीं मिला। फ्रांसीसी राजा ने काफ़ी टैक्टिकल ब्लंडर किए, यह भी उनकी असफलता का एक प्रमुख कारण बना। अंग्रेजों की श्रेष्ठ भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति भी उनके पक्ष में गई। अंग्रेजों के पास भारत में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण और सुदृढ़ आधार केंद्र थे। ये थे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। इन तीनों के अतिरिक्त अंग्रेजों के पास उत्कृष्ट बंदरगाह, नौसैनिक अड्डे तथा जहाज निर्माण की सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। इसके विपरीत फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र केवल पांडिचेरी था। उसका प्रमुख नौसैनिक अड्डा मॉरिशस में था, जो भारत से काफ़ी दूर था तथा पर्याप्त संसाधनों से भी वंचित था। व्यापार और युद्ध दोनों की दृष्टियों से अंग्रेजों की स्थिति फ्रांसीसियों की अपेक्षा कहीं अधिक अनुकूल थी। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की अपार संपत्ति तथा राजस्व अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। बंगाल से प्राप्त धन, सैनिक तथा रसद की सहायता ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों की स्थिति को अत्यधिक मजबूत बना दिया। इसके विपरीत फ्रांसीसी सेनापति काउंट लेली के पास अपने सैनिकों को वेतन देने तक के लिए पर्याप्त धन नहीं था। कर्नाटक के युद्ध ने यह स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था कि भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार नेवल सुप्रीमेसी या समुद्रीय शक्ति है। 1748 के बाद फ्रांस की नौसैनिक शक्ति लगातार कमजोर हुई। सप्तवर्षीय युद्ध तक उसके पास पर्याप्त युद्धपोत भी नहीं बचे थे। इसके विपरीत ब्रिटिश नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक बन गई थी। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण भारत के साथ उनका समुद्री संपर्क कभी बाधित नहीं हुआ। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता को निरंतर सैनिक एवं रसद सहायता मिलती रही। फ्रांसीसी सेनाएं दक्षिण भारत में अलग थलग पड़ गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने औपनिवेशिक विस्तार में नौसेना के महत्व को पर्याप्त नहीं समझा। उसने स्थल सेना पर अधिक बल दिया, जबकि अंग्रेजों ने समुद्री शक्ति को अपनी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बनाया। व्यापार की अपेक्षा साम्राज्य विस्तार पर फ्रांसीसियों ने बल दिया, यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपने मूल उद्देश्य व्यापार की अपेक्षा राजनीतिक एवं क्षेत्रीय विस्तार को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया। डुप्ले का विश्वास था कि भारत में केवल व्यापार से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने सैन्य विजय एवं राजनीतिक प्रभुत्व की नीति अपनाई। इसके विपरीत अंग्रेजों ने युद्ध के कठिन समय में भी अपने व्यापार को निरंतर जारी रखा। उन्होंने व्यापार से प्राप्त लाभ का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने में किया, अर्थात अंग्रेजों ने व्यापार और साम्राज्य निर्माण के बीच संतुलन बनाए रखा, जबकि फ्रांसीसी व्यापारिक आधार को मजबूत किए बिना राजनीतिक विस्तार में उलझ गए। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता
किसी एक युद्ध अथवा किसी एक सेनापति की भूल का परिणाम नहीं थी। यह उनकी दुर्बल प्रशासनिक संरचना, अपर्याप्त आर्थिक संसाधन, त्रुटिपूर्ण यूरोपीय कूटनीति, कमजोर नौसैनिक शक्ति, सीमित व्यापारिक आधार तथा अंग्रेजों की श्रेष्ठ संगठनात्मक और सामरिक क्षमता का संयुक्त परिणाम था। इसके विपरीत अंग्रेजों ने व्यापारिक लाभ, नौसैनिक प्रभुत्व, स्थानीय भारतीय शासकों के साथ व्यवहारिक गठबंधन तथा बंगाल जैसे समृद्ध प्रांतों से प्राप्त आर्थिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1763 के बाद भारत की फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति का अंत हो गया और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की निर्विवाद औपनिवेशिक शक्ति बनकर उभरी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय दें। साथ ही साथ इस तरह के वीडियो को समय समय पर देखने और जानकारी प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।